हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2022 के एग्ज़ाम में 11 अप्रैल 2022 के सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं लगभग हम सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों के साथ। ये सारे क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चन है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, केरल का प्रमुख त्यौहार क्या है। देखिए, क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हो सकती है लेकिन क्वेश्चन एग्जैक्टली ऐसे ही पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए केरल के एक फेमस फेस्टिवल से पूछा गया था, तो एग्जैक्टली नहीं समझ में आया कि क्या था उसका क्वेश्चन का पैटर्न। देखिए, मैं आपको यहाँ पे केरल के जितने भी फेस्टिवल है लगभग मैं सारे यहाँ पे आपको डिस्कस करा देती हूँ। जैसे ओणम, ठीक है, तो यह केरल का एक फसल उत्सव है। ये याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है ओणम किस राज्य का उत्सव है, तो केरल का है, वो भी कैसा फसल उत्सव है। ठीक है, इसे राजा महाबली के आगमन के उपलक्ष्य में मनाया गया था। यह त्यौहार 10 दिनों तक चलता है। इसे प्रत्येक वर्ष अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। ये चीज़ें याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं पोंगल के बारे में। तो जो पोंगल है एक 4 दिवसीय फसल उत्सव है। ये भी एक फसल उत्सव है जो ज़्यादातर दक्षिण भारत के राज्यों में मनाया जाता है, विशेषकर तमिलनाडु में। फसल उत्सव का नाम तमिल शब्द पोंगा के नाम पर रखा गया है जिसका अर्थ होता है उबालना। तो जो पोंगल है ये कहाँ मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल के पहले दिन को बोगी कहा जाता है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसे क्या कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अब जो त्यौहार है ना वो डिटेल में थोड़ा पूछा जाता है और इसे भगवान इंद्र के सम्मान में मनाया जाता है। ठीक है, पोंगल का दूसरा दिन सूर्य पोंगल के रूप में मनाया जाता है और यह सूर्य देव को समर्पित है। पोंगल के तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहा जाता है और गायों के नाम पर मनाया जाता है। और पोंगल के चौथे और अंतिम दिनों को कुरनुम पोनम पोंगल कहा जाता है जो वर्ष के लिए फसल उत्सव का अंत का प्रतीक है। यह प्रत्येक वर्ष जनवरी के महीने में मनाया जाता है। अगला है लोहड़ी। ठीक है जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप सभी को पता चल गया होगा, पंजाब में मनाया जाता है। यह उत्तर भारत का फसल उत्सव है। विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। यह सर्दियों की फसल के मौसम का उत्सव है। बैसाखी, यह पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में मनाया जाने वाला वसंत फसल उत्सव है। ठीक है, यह सिखों और हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। यह आमतौर पर प्रत्येक वर्ष अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। तो ये सारे जो त्यौहार है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड करते हैं ताकि जो आपका आने वाला शिफ्ट हो या कोई भी आने वाला एग्ज़ाम हो उसमें हेल्प हो सके। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आए हैं लगभग इसमें जितने मतलब कि कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में यानी कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का जब मैं एनालिसिस करा रही थी तो उसके एक्स्ट्रा फैक्ट से ही आए हुए हैं। इसीलिए मैं बोला कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना उनके क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व किया करिए जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हो रहा है, क्योंकि उनका मैं एक्स्ट्रा फैक्ट भी ऐड करा देती हूँ, तो इससे आपका बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मूसी नदी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो मूसी नदी की सहायक नदी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिएगा, जो मूसी नदी है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। और एक इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है कि मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो याद रखिएगा हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। गोमती के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो लखनऊ है। ठीक है, तो कुछ ऐसे शहर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि मूसी और भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो देखिएगा, भीमा भी पूछेगा तो वो भी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों की से होकर बहती है। कृष्णा नदी की अन्य सहायक नदियाँ देखिए और भी हैं, इन्हें भी याद रखिएगा, हो सकता है आपके आने वाले शिफ्ट में पूछ ले। तुंगभद्रा, मलप्रभा, येरला, घाटप्रभा, विंध्य, कोयना और दूध गंगा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मैंने कई जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं उनकी सहायक नदियों के बारे में यहाँ पे पूरा लिख दिया है, देख लीजिएगा। जैसे पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ, तो ये वे नदियाँ हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। वे अपने मार्ग के बीच में डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए पूर्व की ओर बहने वाली जितनी भी नदियाँ हैं उनके बारे में मैंने यहाँ पर डिटेल लिख दिया है। जैसे महानदी, ये कहाँ से इसका स्रोत है, तो डंडक माया की उत्तर तलहटी से। इसका लंबाई कितना, 857 किलोमीटर। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं ये देख लिए, सोमनाथ, हसदेव व इमांड, तेल, ओंक और जोग। ठीक है, और गोदावरी नदी नासिक के पास उत्तर सहाद्री का त्र्यंबक पठार से निकलता है। ठीक है,
इसकी जो लंबाई है 1465। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। ठीक है, पेनंगा, वर्धा वैनंगा, इंद्रावती, ठीक है, और शांबारी और मंजीरा ये सब कहाँ है? गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी जो आपसे पूछा गया था, पश्चिम घाट के महाबलेश्वर के उत्तर में इसका स्रोत है, 1400 किलोमीटर। भीम, तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, मूशी, कोयना ये सब क्या है? इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगला है कावेरी नदी। ठीक है, कावेरी नदी की जो उद्गम है पश्चिमी घाट में ब्रह्मगिरी श्रेणी से उदय होता है और इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। तो हैरोगी, हेमोवती, ठीक है, और सिमशा, अकावर्ती, कावनी, भवानी और अमरावती ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी को साफ़ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस पानी को साफ़ करने की जो प्रक्रिया है वो क्लोरीनीकरण कहलाती है। क्लोरीनीकरण कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, जो क्लोरीनीकरण का निम्न के लिए क्या उपयोग किया जाता है? कीटाणु शोधन, सूक्ष्मजीवों का नियंत्रण, अमोनिया का निष्कासन, स्वाद और गंध का नियंत्रण करना, कार्बनिक पदार्थों का विनाश और हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायग्राम है, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। अभी देखिए, क्लोरीनीकरण भी कई टाइप से होते हैं। जैसे सादा क्लोरीनीकरण क्या होता है? इस शब्द का प्रयोग यह इंगित करने के लिए किया जाता है कि केवल क्लोरीन उपचार कच्चे पानी को दिया गया है और कोई अन्य उपचार नहीं। इसका उपयोग साफ पानी अर्थात 20 से 30 mg पर लीटर के बीच में टर्बिडिटी के लिए किया जाता है, मात्र 0.5 mg पर लीटर। ठीक है, अगला है पूर्व क्लोरीनीकरण। तो देख सकते हैं यहाँ पे ढेर सारा है, पूर्व क्लोरीनीकरण, उत्तर क्लोरीनीकरण, दोहरा, ठीक है, विभंग बिंदु ये सब है। तो मैं आपको यहाँ पे क्या कहती हूँ कि आपको वो दे दूँगी, PDF दे दूँगी, तो आप वहाँ से आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए विभिन्न क्लोरीनीकरण एजेंट के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, सोडियम थायोसल्फेट, इसका जो फॉर्मूला होता है Na2S2O3H2O। ठीक है, सक्रियत कार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम बाइसल्फेट का फॉर्मूला NaHSO3, NH4OH के रूप में अमोनिया और सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो ये सब क्या है? क्लोरीकरण एजेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इथेनॉल से एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब एग्जैक्टली नहीं पता था कि रासायनिक सूत्र पूछा है या रासायनिक सूत्र दे दिया होगा, उसका नाम पूछा है। तो याद रखिएगा एथेनॉल से। ठीक है, तो आप थोड़े से एथेनॉल के बारे में आए हैं तो बात कर लेते हैं। एथेनॉल, इसे एथिल अल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है। यह एक रंगहीन, वाष्पशील और ज्वलनशील तरल है जो पानी में घुलनशील है। यह आमतौर पर मादक पेय पदार्थों में पाया जाता है। यह एक एंटीसेप्टिक के रूप में और एक कीटाणुनाशक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। इसका आणविक सूत्र अगर पूछ लिया होगा तो C2H5OH है। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो के बीच में थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में। क्वेश्चन कलेक्ट करना, इधर उधर से क्वेश्चन कहीं किसी तरीके से क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं, फिर उसको क्वेश्चन टाइप करना, रीडिंग करना, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करिए। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने एथेनॉल के बारे में और भी फैक्ट ऐड किया है। जैसे देखिए, एथेनॉल है जो, जैसे अभी मैंने बताया एथिल अल्कोहल या ग्रेन अल्कोहल या पीने वाली अल्कोहल या केवल अल्कोहल भी कहा जाता है। एक कार्बनिक रासायनिक यौगिक है। यह साधारण अल्कोहल है जिसका रासायनिक सूत्र C2H6O है। इसका सूत्र CH के रूप में लिखा जा सकता है। एथेनॉल जिसे अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह रंगहीन तरल और मादक पेय और प्रमुख घटक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ये देखिएगा, अभिक्रिया में 2 ईथेन अणु जल जाते हैं, इसलिए दहन की ऊष्मा, तो ये सब पूछा गया है। ऊष्मीमान की गणना अगर पूछेगा तो ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा ऊष्मीमान कितना होता है इसका, तो -1566/34 यानी कि 52.5 किलो जूल ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ऊष्मीमान को तब उत्पन्न कैलोरी की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जब पदार्थ की एक इकाई मात्रा पूरी तरह से ऑक्सीकृत हो जाती है और बम कैलोरीमीटर का उपयोग करके निर्धारित की जाती है। ऊष्मीमान भोजन या ईंधन में मौजूद ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा है जो स्थिर दाब पर एक निर्दिष्ट मात्रा के पूर्ण दहन में निर्धारित होती है। अब यहाँ पे एथेनॉल का मैं यहाँ पे देख लीजिए स्ट्रक्चर कितना अच्छा बना हुआ है। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है।
और यहाँ पे अगर इथेनॉल का पीएच वैल्यू पूछेगा तो यहाँ दे देखिएगा ये 7 होता है, यानी कि उदासीन होता है। अधिकांश मादक पेय कम या ज़्यादा अम्लीय होते हैं। टेबल वाइन जो होती है उसका जो पीएच वैल्यू कई बार पूछा गया 3.3 से 3.7, लेकिन जो हमारा बियर होता है, बियर का जो पीएच मान है वो 4 होता है, याद रखिएगा। और एथेनॉल का क्वथनांक तो याद रखिएगा 173.3 फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन एक मिट्टी से पूछा गया था। एग्जैक्टली मुझे नहीं समझ में आया कि मिट्टी से क्या क्वेश्चन है। कुछ उस टाइप क्वेश्चन रहता तो मतलब कुछ इससे मिलता जुलता बता देती। तो मिट्टी से क्या क्वेश्चन था, अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को ऐड जरूर करूँगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था कि विश्व विरासत दिवस पर मनाया जाता है तथा 2021 की थीम क्या है। यानी कि पूछा गया था कि विश्व विरासत दिवस या धरोहर डे कब मनाया जाता है और 2021 की थीम क्या है। तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। थीम थी कॉम्प्लेक्स पास्ट और डाइवर्स फ्यूचर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो भी मोस्ट टाइम रिपीटेड क्वेश्चन है। ये फेज़ 9 में भी मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया हुआ था कि दादा भाई नौरोजी की पुस्तक के बारे में पूछा गया था। द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल जो करके बुक है ना, द पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल करके जो बुक है, ये दादा भाई नौरोजी की ही पुस्तक है, ठीक है। तो इससे मैंने आपको फेज़ 9 में भी बताया था। देखिए यहाँ पे भी मैं एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड कर देती हूँ। भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने 1867-68 में किया था, जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, और 20 होने का अनुमान लगाया था। पहली वैज्ञानिक विधि 1931-32 में प्रोफेसर VK राव द्वारा बनाई गई थी, लेकिन बहुत संतोषजनक नहीं थी। 1949 में प्रोफेसर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति द्वारा पहला आधिकारिक प्रयास किया गया। राष्ट्रीय आय समिति की रिपोर्ट के अनुसार 1954 के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय आय इतनी करोड़ और प्रति व्यक्ति आय इतना थी, ठीक है। भारत में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन 1949 का नाम बदलकर अब केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय राष्ट्रीय आय तैयार किया गया। तो याद देखिए कब नाम बदला गया, तो 1949 में। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बुक बताया उनकी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा एक सिद्धांत को समझाने के लिए लिखी गई थी, ठीक है। तो इस पुस्तक में था क्या कि कैसे अंग्रेजों ने भारत की संपत्ति को छीन लिया। यह पुस्तक वर्ष 1901 में लिखी और प्रकाशित की गई थी। और यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जो दादा भाई नौरोजी की बुक है 6 कारकों का वर्णन करती है जो धन के देश से बाहर जाने का कारण बन रहे थे। अब वो 6 कारणों के बारे में भी देख लेते हैं। भारत में शासन करने वाली सरकार अपनी नहीं विदेशी थी। भारत में कोई अप्रवासी नहीं होता था जिससे देश में धन का प्रवाह होता। ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑपरेशन या उस समय की भारतीय सेना के लिए भुगतान नहीं कर रहा था, ठीक है। और भुगतान करने वाला देश भारत था। देश की सीमाओं के भीतर और बाहर साम्राज्य निर्माण का भार वहन भारत ने किया, न कि ब्रिटेन ने। नौकरियों के लिए भारतीय जो पद धारण करने के लिए समान रूप से योग्य थे वे स्थान पर विदेशी लोगों को प्राथमिकता दी गई। धन तब भारत से बाहर जाने लगा जब कमाने वाले व्यक्ति देश के बजाय भारत के बाहर पैसा खर्च करने लगे। तो एक्चुअली देखिए ये सब ना बारे में ज़रूर जानिएगा। क्या होता है कभी कभी पूछ देगा कि इससे मतलब कि चारों दे देगा, कहता है कि कौन सही है, ठीक है। तो ये सब भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आर्सेनिक का प्रतीक क्या है। तो बहुत सिंपल है और ये भी मैंने बताया हुआ था आपके फेज़ 9 के एनालिसिस में। आर्सेनिक का सिंबल क्या है, AS होता है और जो इसकी परमाणु क्रमांक है वो है 33, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने बहुत से इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऐड किया है, वो भी देख लीजिए। जैसे SS फॉर सल्फ़र, ठीक है। तो सल्फ़र क्या है, एक अधातु का रंग पीला, ठीक है। यानी कि जो अधातु है और जो इसका कलर है पीला होता है। प्रकृति में सल्फ़र जमा ज्वालामुखी और गर्म झरने के पास पाया जा सकता है। रासायनिक और उर्वरक निर्माण और जीवाणुनाशक के उपयोग में किया जाता है। अगला है सिल्वर का जो रासायनिक प्रतीक है Ag, इसका जो नाम है अर्जेंटेनम, ठीक है। इसकी जो अयस्क है एकेनथाइड और अर्जेंटाइड और बिजली का सबसे अच्छा सुचालक है, आभूषण बनाने में प्रयुक्त होता है।
अगला है पोटेशियम। पोटेशियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील क्षार धातु है। उर्वरक निर्माण, दवा उद्योग और खाद्य संरक्षण में उपयोग किया जाता है। पीबी लेड यानी इसका जो अयस्क है गैलेना, और पीबी मतलब इसका जो प्रतीक है पीबी और लेड का प्रतीक क्या है पीबी, ठीक है। और लेड एसिड बैटरी वास्तुकला में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का वर्णन किया गया है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने एसएससी फेज़ 9 के एनालिसिस में कराया हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 324 जो है वो संविधान में जो हमारे चुनाव आयोग का वर्णन करता है, ठीक है। तो भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है, जो चुनाव कराने के लिए एक आयोग की स्थापना का आह्वान करता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के तहत की गई थी। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक संबंधित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने बताया हुआ था। यहाँ पे मैं और भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ऐड कर देती हूँ। ये सारे क्वेश्चन मैंने बताई हुई थी पहले से। देखिए, चुनाव आयोग भारत में संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की पूरी प्रक्रिया को निर्देशित और नियंत्रित करता है। चुनाव आयोग का राज्य में होने वाले पंचायती और नगरपालिका चुनाव में कोई संबंध नहीं होता, ये याद रखिएगा। इसके लिए भारतीय संविधान में एक अलग से राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है। तो कभी कभी क्या होता है ना, पूछ लेते हैं कि इनमें से मतलब कि चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है या गलत है, तो उसमें ये सब काम आता है, ठीक है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य आम चुनाव या उपचुनाव के लिए समय समय पर चुनाव कराना। चुनाव आयोग मूल रूप से केवल एक चुनाव आयुक्त के लिए प्रदान करता है, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के माध्यम से 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था। फिर से इसे कुछ समय के लिए 1 सदस्यीय आयोग बना दिया गया। 1 अक्टूबर 1993 को इसका 3 सदस्यीय कमीशन फॉर्म बहाल कर दिया गया। अब चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चुनाव आयुक्त IAS रैंक का अधिकारी होता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। कार्यकाल से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, वे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान दर्जा प्राप्त करते हैं और समान वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में संसद द्वारा पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बात कर लीजिएगा, पहले कौन थे चुनाव आयुक्त। तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे। महिला में पूछेगा तो रामा देवी थी, और वर्तमान में पूछेगा तो सुनील अरोड़ा नहीं है। अभी कौन है वर्तमान में, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो देख लीजिए चुनाव आयोग से कितने जो आर्टिकल है उनके बारे में। 324 क्या कहता है, चुनाव आयोग की स्थापना। 25 क्या कहता है, धर्म, वर्ष, वंश, लिंग और जाति के आधार पर कोई व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अयोग्य नहीं है या किसी भी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा नहीं करता है। 326 कहता है वयस्क मताधिकार के प्रावधान लोकसभा और राज्यसभा में। 327 कहता है विधानसभा के चुनाव का प्रावधान करने की संसद की शक्ति। 328 में किस राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचकों के लिए प्रावधान करने के लिए उसका विधानमंडल की शक्ति। और 329 चुनावी मामले में अदालत द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अप्रैल 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो देखिए, शरद अरविंद बोबडे अप्रैल में थे, जो 47वें भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन वर्तमान में NV रमन है, और प्रथम कौन थे तो श्री HJ कानिया, याद रखिएगा। और जो NV रमन है ये 48वें बने हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कांग्रेस के 1931 अधिवेशन से कुछ इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी जब जेल में थे तो उस समय कौन सा अधिवेशन था, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो देखिएगा 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, तो कराची में हुआ। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था, ये याद रखिएगा। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वोमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई 1885 में आयोजित हुआ था। दूसरा 1886 में कोलकाता में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। इनकी फेमस बुक पता होगा
द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ठीक है। और तीसरा अधिवेशन 87 में मद्रास में किया गया, इसकी अध्यक्षता सैयद बदरुद्दीन तैयब जी जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और चौथा 1888 में इलाहाबाद में किया गया, इसकी अध्यक्षता जॉर्ज ह्यूल जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सुनील छेत्री 2021-22 में ISL मतलब कि किस क्लब से खेले, ठीक है, किस क्लब से खेले, तो उसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु फुटबॉल क्लब से, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण में बच्चों की जनसंख्या कितनी थी, तो 13, 2011 के अनुसार 13 थी और 2001 के अनुसार 16%, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अर्थवेद में कितने मंडल है, तो इसका आंसर हो जाएगा कुल 20 मंडल हैं और 731 सूक्त हैं और 5839 मंत्र हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक बंदरगाह से रिलेटेड पूछा गया था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था किस टाइप का क्वेश्चन है, तो मैं भारत की जितने भी इंपॉर्टेंट बंदरगाह है सब यहाँ पे मैंने लिख दिया है। जैसे मुंबई, समुद्र तटीय खाड़ी, अरब सागर, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश महाराष्ट्र, पारादीप बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा, चेन्नई बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु, विशाखापट्टनम, सब ये सब बंदरगाह है। बंगाल की खाड़ी आंध्र प्रदेश, कांडला कच्छ की खाड़ी गुजरात, मुर्मुगांव अरब सागर, नौहसवा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू कहाँ पे, अरब सागर महाराष्ट्र में है, ठीक है। कोचीन अरब सागर केरल में है, ठीक है, याद रखिएगा। एन्नोर तमिलनाडु में है, हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, तूतीकोरिन तमिलनाडु में है और न्यू मंगलोर कर्नाटक में और पोर्ट ब्लेयर तो अंडमान निकोबार में है, सबको पता होगा, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन PM आशा योजना से पूछा गया था, तो एग्जैक्टली क्या पूछा गया था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे पूरा एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड कर दी हूँ, तो आप क्वेश्चन अपने क्वेश्चन के हिसाब से समझ लीजिएगा, ठीक है। तो PM आशा योजना से संबंधित एक प्रश्न था, तो आशा का अर्थ होता है मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, भारत सरकार ने ग्रामीण जनसंख्या के स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NHM शुरू किया था। इसके लिए सरकार ने मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं आशा नामक समुदाय आधारित पदाधिकारियों के एक नए बैंड की व्यवस्था की थी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा इसके बारे में पॉइंट कि माँ और बच्चे की देखभाल जैसे ANC टीकाकरण और परिवार नियोजन संक्रामक रोग की रोकथाम, तो ये सब के लिए ये योजना शुरू किया गया था। तो मैं सब PDF में दे दूँगी, आप जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का था, पूछा गया था जंग लगने की प्रक्रिया से संबंधित एक प्रश्न था। तो जंग लगने के दौरान लोहा पानी की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया पूछेगा, तो यह देखिएगा कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया की वजह से लोहे में जंग लगती है, ठीक है। चूँकि ऑक्सीजन धातु के लोहे के साथ भी मिलती है और यह एक कमी अभिक्रिया है जहां धातु लोहा एक कम करने वाले एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। ऑक्सीकरण और न्यूनीकरण, किसी पदार्थ के लिए ऑक्सीजन को जोड़ना और किसी पदार्थ से हाइड्रोजन को हटाना ऑक्सीकरण कहलाता है, और किसी पदार्थ में हाइड्रोजन के जुड़ने और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन को हटाने को न्यूनीकरण कहा जाता है। लोहे का जंग लगना एक अपचयोपचय अभिक्रिया का एक उदाहरण है, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण लोहे में जंग लग जाता है, तो ऑक्सीकरण नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा गलती हो गया मुझसे, क्या होगा, रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण लोहे में जंग लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं Fe+O2, तो ये रिडक्शन हुआ और फिर ये ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है क्या, Fe2O2। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।